तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन एक्ट 2002 यानी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। देखो, कंपटीशन एक्ट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, पहली एक बार इस एक्ट के थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलने की कोशिश करते हैं। 2002 में बना हुआ ये एक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ बना था। देखो, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था कि बिजनेस सेक्टर में, खास करके भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर में, जो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, नई नई कंपनीज, नई नई ऑर्गेनाइजेशंस भारत में एंट्री कर रही हैं। उसमें से कुछ डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज हैं जो भारत की ही हैं, कुछ ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जो आउट ऑफ इंडिया से हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भारत में भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती। बिजनेस आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे सर्विसेज कंज्यूमर्स को अवेलेबल हों, अच्छी बात है। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन हो, क्योंकि नॉर्मली बिजनेसमैन क्या चाहता है, हर कोई बिजनेसमैन का एक ही ऑब्जेक्ट है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर सबसे ज्यादा हो, मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, मेरी कंपनी की सेल्स सबसे ज्यादा हो। और इस सबसे ज्यादा तभी होगी जब आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छी सर्विस दो, अच्छे प्रोडक्ट सेल करो। यदि इस इंटेंशन से आप बिजनेस करेंगे तो है पॉजिटिव, मार्केट के लिए भी अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में यदि आपको फर्स्ट नंबर पे आना है तो जरूरी नहीं कि आप अच्छा करो। हो सकता है आप कोई अच्छा करने वाले के साथ गलत करो ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, और आप एक कदम भी आगे रखेंगे तो उससे एक कदम आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा नेगेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में हेल्दी कंपटीशन हो, ऐसी कोई प्रैक्टिस ना हो, ऐसी कोई बिजनेस प्रैक्टिस ना हो जिसका इंडियन कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता हो, बुरा प्रभाव पड़ता हो। इसलिए 2002 में भारत में बिजनेस सेक्टर में कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए और बैड कंपटीशन को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है सर। और इसका नाम है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। हाँ, एक बात और जरूर यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जब ये कंपटीशन एक्ट नहीं था ना, क्योंकि बाई चांस कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कंपटीशन एक्ट के बनने से पहले कौन सा लॉ था जो कि मार्केट में, यानी इंडियन मार्केट में कंपटीशन को रेगुलेट करता था, तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो एग्जाम में आना तो नहीं चाहिए इतना पुराना क्वेश्चन, बट फिर भी पूछ ले तो आपको नाम ध्यान होना चाहिए। तो उसका नाम था एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट 1969। मोनोपोलिस्टिक यानी मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यानी 1969 में कानून बनाया था कि बिजनेस सेक्टर में या तो किसी की मोनोपोली हो ही ना, और हो तो उसका मिसयूज ना हो। तो मोनोपोली से संबंधित जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस थी उनको रोकने के लिए 1969 में एक एक्ट बनाया था, एमआरटीपी एक्ट 1969। और ये जो एक्ट है, इस एक्ट में एक संस्था बनाई थी, एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी जो ये ध्यान रखती थी कि मार्केट में मोनोपोलीज कम से कम हो, और हो तो उनका मिसयूज ना हो। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, उस कमीशन का नाम था एमआरटीपी कमीशन। लेकिन ये एमआरटीपी एक्ट और एमआरटीपी कमीशन दोनों ही, जैसे ही कंपटीशन एक्ट लागू हुआ, ये दोनों अब खत्म हो चुके हैं। बस अपने नॉलेज के लिए याद रखना कि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बिफोर कंपटीशन एक्ट कौन सा लॉ था जो कि मोनोपोली से रिलेटेड प्रोविजंस थे, जिसमें कंपटीशन को रेगुलेट किया जाता था। तो कंपटीशन एक्ट से पहले जो कानून था उसका नाम था एमआरटीपी एक्ट 1969, और उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था एमआरटीपी कमीशन। अब क्योंकि कंपटीशन एक्ट बन चुका है, तो कंपटीशन एक्ट जब 2002 में बनाया तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, जैसे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है ना, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है ना, ऐसे ही मार्केट में कंपटीशन से संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट हो,
कोई कंपनी अपनी मोनोपोली का, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करती हो, या कोई 2-5 बड़े बिजनेसमैन मिल करके ऐसी कोई प्लान बना ली जिससे कि कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा हो। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्केट में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए जब कंपटीशन एक्ट बनाया गया, तो इस एक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, एक आयोग गठित किया गया है, एक कमीशन सेटअप किया गया है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ सर, शॉर्ट में सीसीआई बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कभी कोई पूछे ना कि कंपटीशन एक्ट का सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या था, वैसे तो लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कंपटीशन एक्ट बनाया है, बट पहला ऑब्जेक्ट यही था, टू सेटअप, टू स्टेब्लिश अ कमीशन, जिसका ये काम होगा कि वो ऐसी जो ट्रेड प्रैक्टिस हैं, ऐसी जो व्यापार की प्रथाएं हैं, उनको रोकना जिनका कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी एक्टिविटीज को रोकना जिससे कि कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है और कुछ एक दो सिलेक्टेड बिजनेसमैन अपनी मोनोपोली का, अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं और कंज्यूमर्स बेचारे बने हुए हैं और उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। मन चाहा प्राइस यदि बिजनेसमैन चार्ज करने लग जाए और मार्केट में सर ऐसा हो कभी कि मोनोपोली बन जाए उसकी, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी सिचुएशन में दखलंदाजी देगा, इंटरफेयर करेगा और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कदम बढ़ाते हैं और एक एक करके जो भी प्रोविजंस आपके सिलेबस से संबंधित उनको गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कंपटीशन एक्ट 2002 को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था सर। तो सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीसीआई, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को गठित करना ताकि ऐसी प्रैक्टिसेस को रोका जाए, ऐसी प्रथाओं को रोका जाए। कौन सी प्रथाओं को? जिनका भारत में कंपटीशन पर, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, यानी बुरा प्रभाव डालने वाली जो प्रथाएं हैं, ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए, फेयर कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया था सर। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था इसका? टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, यानी जो भारतीय बाजार हैं उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, कंपटीशन को बढ़ावा देना और कंपटीशन को मार्केट में बनाए रखना। दूसरा, कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना, जितने भी उपभोक्ता हैं उनके हितों की रक्षा करना। टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार में स्वतंत्रता हो। सर ऐसी कोई पॉलिसी ना बना लें बड़े बड़े बिजनेसमैन जिससे कि नए लोग मार्केट में एंट्री नहीं कर पाए, यानी ऐसा कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें बड़े बिजनेसमैन कि छोटे बिजनेसमैन बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे और वो मार्केट में एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो, उस चीज को सुनिश्चित करना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। टू प्रोवाइड एनी मैटर, और भी कोई ऐसा मैटर जो कि ऊपर लिखित जो 4 पॉइंट थे उनसे जुड़े हुए कोई भी दूसरे मामले हैं तो उन पर भी पूरा कंट्रोल रखना, ये कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्ट था। तो कंपटीशन एक्ट का मुख्य ऑब्जेक्ट तो सीसीआई गठित करना, कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना और मार्केट में फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना, फेयर कंपटीशन को बनाए रखना ताकि मार्केट में ग्रोथ हो, कंज्यूमर्स के भी हित में हो और सभी बिजनेसमैन के हित में हो। ऐसा सिचुएशन बना करके चलना ही कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्ट है। अब एक एक करके डेफिनेशंस पढ़ते हैं। देखो, पहली डेफिनेशन है एक्विजिशन, अधिग्रहण करना। एक्विजिशन का मतलब एक तरह से तो होता है प्राप्त करना, अर्जन करना, कोई चीज को अर्जित करना, लेकिन यहां पर इसको अपन अधिग्रहण के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। कई बार जैसे आप न्यूज में भी सुनते हो और वैसे भी आप लोग जानते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, कि XYZ कंपनी ने ABC कंपनी का टेक ओवर किया या XYZ कंपनी ने ABC कंपनी को अपने में मर्ज किया या XYZ कंपनी ने ABC कंपनी के बिजनेस को खरीद लिया। ऐसी डील बहुत बार होती है।
कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी अपने बिजनेस को किसी दूसरी कंपनी को सेल कर देती है, या कोई दूसरी कंपनी उस बिजनेस को अपने में मर्ज कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। तो ये जो टेक ओवर करना है, मर्जर करना है, या किसी भी तरह से कंट्रोल प्राप्त करना, बस इसी को यहां पर एक्विजिशन कहा गया है। तो कंपटीशन एक्ट के धारा 2 में जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हुई हैं, उसमें से पहली डेफिनेशन आप लोग स्टडी करेंगे एक्विजिशन। तो एक्विजिशन मीन्स टेक ओवर करना। तो क्या बताया, साथ साथ पढ़ना प्लीज। हाँ, एक्विजिशन को लेकर के कि इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर। देखो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो आप एक्वायर कर रहे हो या फिर एक्वायर करने की कंसेंट दे रहे हो। क्या चीज? शेयर्स या वोटिंग राइट्स या एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइजेस, यानी किसी भी दूसरी एंटरप्राइजेज की शेयर्स खरीदना, उसके वोटिंग राइट्स को खरीदना, या उसकी एसेट्स को खरीदना, या फिर किसी दूसरी एंटरप्राइज की एसेट पर या मैनेजमेंट पर कंट्रोल लेना। तो किसी भी दूसरी एंटरप्राइजेज के शेयर्स, वोटिंग राइट्स या एसेट्स को खरीदना, किसी भी दूसरी एंटरप्राइजेज के मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में लेना, ऐसा यदि कोई व्यक्ति करेगा या करने की कोशिश करेगा, एग्रीमेंट करेगा, तो उसको हम एक्विजिशन के नाम से जानेंगे। तो एक्विजिशन उन ट्रांजेक्शन को कहेंगे जहां पर एक पर्सन किसी भी दूसरी एंटरप्राइजेज को टेक ओवर करता है, उसकी एसेट्स को खरीदता है, उसके वोटिंग राइट्स को खरीदता है, उसके शेयर्स परचेज करता है, या उसके मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में लेता है। तो ऐसा करना एक्विजिशन कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन, सर एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, एक एग्रीमेंट तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो, वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। कंपटीशन एक्ट में जो एग्रीमेंट कहने की कोशिश की जा रही है, ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। यहां एग्रीमेंट कौन सी ट्रांजैक्शन को माना है? यहां बोला है कि एग्रीमेंट इंक्लूड्स ऐसा कोई अरेंजमेंट, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग, या ऐसा कोई एक्शन इन कंसर्ट, यानी कॉम्बिनेशन बना करके, ग्रुप बना करके कोई एक्शन लेना, फिर चाहे ये अरेंजमेंट या ये अंडरस्टैंडिंग या ये एक्शन फॉर्मल हो, यानी ओरली डिसाइड हुआ हो या राइटिंग में डिसाइड हुआ हो, फिर चाहे ये एग्रीमेंट या ये अंडरस्टैंडिंग लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो या नहीं हो। यानी कुल मिलाकर के सर, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के कोई भी ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, दो या दो से ज्यादा बिजनेसमैन मिलकर के आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, या कोई और ऐसा आपस में एक एग्रीमेंट करें कि हम एक्शन लेंगे बट कॉम्बिनेशन में, एक साथ मिलकर के, फिर चाहे ये एग्रीमेंट राइटिंग में हो, ओरल हो, लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल हो, नहीं हो, ऐसे जो भी एग्रीमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, उन्हीं को कंपटीशन एक्ट में एग्रीमेंट बोलेंगे। तो यहाँ एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअलिटी सर। हाँ, एग्रीमेंट में दो पार्टी होनी जरूरी है, और जिसमें दोनों पार्टी ने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई ना कोई आपसी सहमति जो बनाई है, बस उसी को हम यहां पर एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं सर। तीसरी जो डेफिनेशन है आपके सामने, हाँ ये अच्छी डेफिनेशन है सर। सर कार्टल किसे कहते हैं? सर कार्टल का मतलब है अपना ग्रुप बना लेना। जैसे आप बहुत बार ऐसा नोट करेंगे, आप बहुत बार ऐसा देखेंगे, कई बार न्यूज में भी सुनते हैं, या वैसे भी आप लोग फील करते होंगे कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो बस ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ये अपनी यूनियन बना लेते हैं, और कई बार इनको लगे तो ये लोग हड़ताल कर देते हैं कि हम 2 दिन के लिए काम नहीं करेंगे, 2 दिन के लिए ट्रक नहीं चलाएंगे। तो ऐसे कई बार होता है, फिर चाहे वो एडवोकेट्स हों, डॉक्टर्स हों, ऐसे हर प्रोफेशन में, हर बिजनेस में एक एक यूनियन बनी हुई है। ऐसे ही कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ। अब ग्रुप बना करके यदि वो लोग आपस में कोई रेट डिसाइड कर लें, हाँ सर, कोई भी बिजनेसमैन जो किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उस सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग या उस सेम इंडस्ट्री के जो बिजनेस के मालिक हैं, वो आपस में एग्रीमेंट कर लें कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस अब इससे कम कोई भी चार्ज नहीं करेगा, हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर वो,
लेकिन सब ने मिलकर के एक फिक्स प्राइस सेट कर लिया कि इससे कम हम चार्ज नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हम सप्लाई नहीं करेंगे, ताकि मार्केट में डिमांड ज्यादा रहे और हम सप्लाई कम करें ताकि प्राइस बढ़ता रहे। क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिक सा रूल है, किसी चीज की मांग ज्यादा होगी और उसकी आपूर्ति यानी आप सप्लाई कम करेंगे तो शायद उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा। तो ऐसा जो ग्रुप बना लेते हैं बिजनेसमैन, ऐसा जो एसोसिएशन बना लेते हैं, बस ऐसे एसोसिएशन को ही कार्टल कहते हैं। कई बार नहीं बोलते कि सीमेंट इंडस्ट्री ने कार्टल बना लिया। भारत में सीमेंट बनाने वाली बड़ी बड़ी 5-7 कंपनी है और ये अपना कार्टल बना लें कि हम इस लिमिट से ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, या इस लिमिट से ज्यादा हम सीमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, या हमारा मिनिमम प्राइस ये रहेगा। तो सर कंज्यूमर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर राजस्थान की बात करूं तो मान लो यदि दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, दो ही मेन न्यूज़पेपर आते हैं यहाँ पर, और वो दोनों न्यूज़पेपर यदि आपस में एग्रीमेंट कर लें कि हमारी एडवर्टाइजमेंट की रेट इससे कम नहीं होगी, हम दोनों मिलकर कितना तो मिनिमम चार्ज करेंगे, कंपटीशन खत्म हो गया। क्योंकि इन दो न्यूज़पेपर के अलावा राजस्थान में कोई तीसरा प्रिंट मीडिया इतना ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं है। तो ऐसे जब कोई ग्रुप बना लेते हैं उसी को कार्टल बोलते हैं। अब ये सही या गलत, तो इतना तो आप भी समझ गए कि कार्टल का ऑब्जेक्ट नॉर्मली तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन करना ही होता है। क्योंकि कार्टल बना करके बिजनेसमैन समाज सेवा तो करेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो कार्टल बना करके ये डिसाइड करेंगे कि यार हम प्राइस कम करने जा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगे, क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के जाएंगे, इस धारणा के साथ तो बिजनेसमैन काम करेगा नहीं। कार्टल बनता ही बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए होता है। इनका ऑब्जेक्ट ही यही है। तो पहले एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर आगे ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे। तो कार्टल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी इन लोगों ने मिलकर के अपनी एक एसोसिएशन बनाई है जो एग्रीमेंट के द्वारा लिमिट करेंगे, कंट्रोल करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे कंट्रोल या लिमिट करने की, क्या चीज को, प्रोडक्शन कम करने की, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या प्राइस को कंट्रोल करेंगे। प्राइस वो गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एसोसिएशन हो, प्रोड्यूसर्स का हो, सेलर्स का हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स का हो, ट्रेडर्स का हो, जो कंट्रोल करना चाहते हैं प्रोडक्शन को, प्राइस को, डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ऐसे एसोसिएशन को कार्टल कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कार्टल का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है प्राइस को रेज करना, मार्केट में कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे प्राइस को रेज करना। इसका असर ये होगा कि कंज्यूमर्स पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, यानी कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए कार्टलाइजेशन का हमेशा जो रिजल्ट होगा वो हायर प्राइस होगा, पुअर क्वालिटी होगी और नो चॉइस। कंज्यूमर बेचारे कहां जाएंगे। यदि आज राजस्थान में पत्रिका और भास्कर दोनों मिलकर के अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर लेते हैं कि हम तो न्यूज़पेपर की एक कॉपी 20 रुपए में देंगे और एडवर्टाइजमेंट के रेट भी ज़्यादा कर लिए, लोग अखबार तो पढ़ेंगे ही। जबकि आपको भी पता है कि चाहे टीवी के न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे ये प्रिंट मीडिया वाले चैनल्स हो, किसी वक्त में मीडिया डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा पिलर माना जाता था। लेकिन आज के दिन अखबार में वो ही छपता है जो कुछ बड़े लोग चाहते हैं। क्योंकि अखबार छापने वाली भी तो कंपनीज हैं। ये जो टीवी चैनल्स हैं, ये जितने भी हैं, इनको कंट्रोल तो कोई व्यक्ति करता होगा, और वो व्यक्ति मोर और लेस बहुत पावरफुल हैं। तो न्यूज चैनल में वो ही न्यूज दिखाई जाएगी जो वो लोग चाहेंगे। और जनता का तो क्या, ब्रेन वॉश करना है। जितना आप न्यूज चैनल्स को देखेंगे, जितना आप इन अखबार और इनमें रहेंगे, आपको लगेगा कि यार देश तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा।
आप 15-20 दिन, महीने भर इन न्यूज चैनल से, इनसे दूर रहो, खास करके सोशल मीडिया से भी, तो अच्छा फील करोगे। क्योंकि हमारा भारत देश पहले भी बहुत अच्छा था, आज भी अच्छा है, और जब तक आप जैसे अच्छे अच्छे नागरिक इस देश में है ना, ये हमेशा अच्छा रहेगा। ना पहले यहाँ पर किसी को खतरा था, ना आज खतरा है, और ना आगे होगा। हाँ, रही बात पॉलिटिशियन की, तो उनको पहले भी खतरा था, उनको आज भी खतरा है, और उनको आगे भी खतरा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। तो इसलिए कार्टेल का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो प्राइस रेज करना है, जिससे कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ज्यादा लोग क्वेश्चन उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि कार्टेल वही लोग बनाएंगे सर जिनकी मोनोपोली होती है। तो इसलिए चॉइस नहीं है कंज्यूमर के पास, जैसा प्रोडक्ट वो देंगे कंज्यूमर्स को वैसा लेना पड़ेगा। हाँ, एक चीज हो रही है यहां पर सर, इंटरनेशनल कार्टेल किसे कहते हैं? देखो, यदि कोई ऐसा कार्टेल हो, ऐसा एसोसिएशन हो जिसमें कुछ भारत के लोग जिसके मेंबर हों और कुछ भारत से बाहर के लोग जिसके मेंबर हों, हाँ सर, ऐसा कोई कार्टेल जिसमें इंडिया के लोग भी जिसके मेंबर हों और इंडिया से बाहर के लोग भी जिसके मेंबर हों, तो ऐसे कोई एसोसिएशन होगा, कार्टेल होगा, तो उसको इंटरनेशनल कार्टेल बोलते हैं। तो इंटरनेशनल कार्टेल जिसकी सभी पार्टीज सेम कंट्री की नहीं होती, जैसे 2 या 5 बिजनेसमैन भारत के हैं, 2 या 5 बिजनेसमैन अमेरिका के हैं, ऐसे उन्होंने मिलकर के कोई एसोसिएशन बनाई, तो वो इंटरनेशनल कार्टेल कहलाएगा। और उसका जो इफेक्ट होगा वो भारत में तो होगा ही होगा, साथ में उस दूसरी कंट्री में भी होगा जहां के वो अदर बिजनेसमैन उस कार्टेल का मेंबर बने। सर, एक इंपोर्ट कार्टेल और होता है। अब आप बोलोगे सर, ये इंपोर्ट कार्टेल किसे कहते हैं? देखो, नाम से समझ जाओ, आप ये मान लो इंपोर्ट नहीं, इंपोर्टर्स कार्टेल, यानी जो आयात करने वाले लोग हैं। देखो, भारत में कई ऐसी चीजें हैं जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। अब यदि इंपोर्ट करने वाले लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, सेम टाइप का प्रोडक्ट जो लोग इंपोर्ट करते हैं वो अपना एसोसिएशन बना लें, तो उसको हम कहेंगे इंपोर्ट कार्टेल, इंपोर्टर्स कार्टेल। और एक्सपोर्ट कार्टेल तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, एक्सपोर्टर्स का जो ग्रुप होगा, एक्सपोर्टर्स का जो एसोसिएशन है, वो एक्सपोर्ट कार्टेल है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, एक्सपोर्ट कार्टेल का भारत के बिजनेसमैन पर, यानी भारत के बिजनेस पे सामान्यतः नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट करने वाले लोग क्या एसोसिएशन बनाएंगे कि हम उस XYZ कंट्री को इस प्राइस से कम में सेल नहीं करेंगे, या ये प्रोडक्ट हम उस कंट्री को सेल नहीं करेंगे, तो ठीक है, उसका भारत पे असर नहीं होगा। इसलिए कंपटीशन एक्ट कहता है कि जो एक्सपोर्ट कार्टेल्स हैं वो कंपटीशन एक्ट के दायरे में नहीं आते, उनको इस एक्ट से बाहर रखा गया है सर। तो एक्सपोर्ट कार्टेल होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका हम पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उनका भारत पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए सामान्यतः उन कार्टेल्स को यहां पर कंपटीशन एक्ट में मना नहीं किया। तो ये कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस थी जो अपन लोगों ने गो थ्रू की। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, जैसा कि आप जानते हो कंपटीशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करना और उन ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, ऐसी व्यापारिक प्रथाओं को रोकना जिनका भारतीय कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट था कंपटीशन एक्ट। अब यहां पर कंपटीशन एक्ट में 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस, एक आप पढ़ेंगे सेक्शन 3, एक सेक्शन 4 और एक सेक्शन 5 और 6, एक साथ बोलता हूं। सेक्शन 3 बताएगा आपको कि ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कोई करार जिनका भारतीय कंपटीशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो उनको सेक्शन 3 ने प्रोहिबिशन लगाई है, वॉइड डिक्लेयर किया है। सेक्शन 3 में पढ़ेंगे कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कंपटीशन के अगेंस्ट में है,
जिसका इंडियन कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट है तो मान्य नहीं होगा। फिर सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 में आएगा कि यदि कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट नेचर की है, ऐसी कोई एंटरप्राइज है जिसके पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है, एक तरह से मोनोपोली है, और वो एंटरप्राइज यदि अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करे तो उसको रोकने के लिए सेक्शन 4 ने सीसीआई को पावर दी है। और सेक्शन 5 और 6 में ऐसे कॉम्बिनेशंस, ऐसे मर्जर्स, ऐसे अमालगमेशंस जिनका आगे चल करके भारत के कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो उनको रोकने के लिए फिर यहाँ पर सेक्शन 5 और 6 को अपन गो थ्रू करेंगे। तो मेनली कंपटीशन एक्ट में 3 मेन प्रोविजंस हैं, और उसमें से जो पहला प्रोविजन है उसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। यानी सर ऐसा कोई भी समझौता जो प्रतिस्पर्धा विरोधी हो, यानी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसका इंडियन कंपटीशन पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, जो भारतीय कंपटीशन के विरोध में हो, यानी जो प्रतिस्पर्धा का विरोधी हो, जिसे कंपटीशन को नुकसान होने के चांस हो। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कहता है कि नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और नो पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा प्रोडक्शन से संबंधित, सप्लाई से संबंधित, स्टोरेज से संबंधित, एक्विजिशन से संबंधित, जिसका जो इफेक्ट है वो इंडियन कंपटीशन पे प्रतिकूल होने की संभावना है। यानी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स से संबंधित कोई भी व्यक्ति एंटरप्राइज नहीं करेंगे जिसका इफेक्ट भारतीय कंपटीशन पर प्रतिकूल हो सकता है या हो रहा है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा जिससे इंडियन कंपटीशन को नुकसान हो रहा है या इज लाइकली टू, यानी होने की संभावना है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कोई पर्सन नहीं करेगा। ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 ने कहा कि यदि किसी पर्सन ने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जो कि ऊपर सबसेक्शन 1 में मना किया गया था, तो ऊपर सबसेक्शन 1 में कौन से एग्रीमेंट को मना किया था कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसका इंडियन कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट हो, और वो यदि आप एग्रीमेंट करेंगे तो सेक्शन 3(2) के मुताबिक वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, वो समझौता शून्य माना जाएगा। क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हर उस एग्रीमेंट की इंक्वायरी कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, जिसमें उसको लगे कि इस एग्रीमेंट का इंडियन कंपटीशन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और यदि सीसीआई को ऐसा लगता है तो सीसीआई ऐसे समझौते को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि सेक्शन 3 ने पहले बता दिया कि आप ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिसका इंडियन कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या प्रतिकूल प्रभाव हो रहा हो। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट यदि करेंगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड कैटेगरी में आ जाएगा, उसको हम यहाँ वैलिड एग्रीमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, और ऐसा एग्रीमेंट फिर कोई करेगा। तो ये यहाँ तक के कुछ आज मैंने बेसिक प्रोविजंस बताए हैं। बेसिकली तो आज अपन ने एक्ट के पास्ट हिस्ट्री और उसके अलावा कुछ प्रोविजंस को थ्रू किए। आगे आने वाली क्लासेज में फर्दर टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे, या 1 और 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा लेंदी लो नहीं, छोटे छोटे एक्ट हैं। तो यहाँ तक के टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज करो, और बाकी के प्रोविजंस को फिर नेक्स्ट क्लास में अपन गो थ्रू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।